So we will begin with a quick revision of what we have seen in the last session. So last lecture में we have started off with new chapter that is optics. और मैंने आपको बताया था कि optics basically if you understand, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं science of light. तो जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना थे, all of them are studied under a title called as optics. और ये ऑप्टिक्स के वापस से फर्दर तीन टाइप्स है, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी all the phenomena of light which are related only to the direction. For example, reflection, refraction, total internal reflection. इस पूरे जितने भी टॉपिक मैंने मेंशन किए, इसमें हम सिर्फ डायरेक्शन क्या ही बात करते हैं। रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, कितने एंगल पे रिफ्लेक्शन हुआ, कितने एंगल पे रिफ्रैक्शन हुआ, कौन से डायरेक्शन से आया, किस डायरेक्शन में गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी डू नॉट टॉक अबाउट एनर्जी हियर। पर हमको पता है लाइट के पास एनर्जी भी होता है। तो लाइट के पास दो चीजें होती है, एक है डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट्स इज कॉल्ड एज रे। हमने एक लाइट का सोर्स स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेजर लाइट है, तो यू सी दिस लेजर लाइट। तो ये लेजर लाइट के पास दो चीज है, एक तो इसका डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इन विच दिस लेजर इज ट्रैवलिंग, और इस लेजर लाइट का एनर्जी भी है। तो रे ऑप्टिक्स में वी डोंट टॉक अबाउट एनर्जी, हम एनर्जी की बात ही नहीं करते, वी जस्ट टॉक अबाउट डायरेक्शन। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज वेव ऑप्टिक्स। अब ऐसे कुछ फेनोमेना है लाइट से रिलेटेड, ऑब्जर्व फेनोमेना है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से ही आए, जितने भी मैं यहाँ पे कैटेगरी कर रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, यू हैव योरसेल्फ सीन। नहीं तो फिर सुबह सुबह मिरर के सामने खड़े होते तो इमेज दिखता ही नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो फिर आपको लगता कि आप एक घोस्ट हो। मतलब वो बताते हैं ना, ऐसा मूवीज में बताते हैं, घोस्ट का इमेज नहीं बनता, वैसा कुछ होता नहीं है। दिस इज ऑल हाइप। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका इमेज नहीं बनेगा वो घोस्ट है। बट एनीवेज, बट यू नो देयर इज रिफ्लेक्शन, यू नो देयर इज रिफ्रैक्शन, एंड वी आर वेरी श्योर देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये फाइबर ऑप्टिक वर्क नहीं करता। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्व फेनोमेना है। तो सिर्फ इतना ही है कि नहीं, देयर आर फ्यू मोर ऑब्जर्व फेनोमेना। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक टॉर्च लाइट है, आई हैव अ टॉर्च लाइट हियर, सम टॉर्च लाइट। इस टॉर्च लाइट को मैं बोलूंगा सिंगल वन सोर्स ऑफ लाइट। हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक स्क्रीन है, आई हैव अ स्क्रीन, सम स्क्रीन। अब मेरे पास जब सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगा, इसमें से जो भी लाइट निकलेगा वो इस स्क्रीन को क्या करेगा? इल्यूमिनेट करेगा। व्हाट डू मीन बाय इल्यूमिनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? इस पे लाइट फॉल होगा एंड यू विल सी कि यहाँ पे लाइट है, राइट? तो एक सिंगल सोर्स अगर है, अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसमें से क्या इमिट हो रहा है? एनर्जी। तो यहाँ वेव ऑप्टिक्स में वी टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ वेव, क्योंकि हर एक वेव के पास डायरेक्शन के साथ साथ क्या है? एनर्जी। सिर्फ डायरेक्शन की बात किया तो कौन सा ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। साथ में अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एक टॉर्च लाइट का बटन चालू किया और उस स्क्रीन पे लाइट आया, मतलब स्क्रीन इल्यूमिनेट हुआ। और अगर यहाँ देखोगे आप तो स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे इक्वल ब्राइटनेस है। क्या है? इक्वल ब्राइटनेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक की जगह पे दो सोर्सेस हैं। अब इन दोनों सोर्सेस में से जो भी लाइट आ रहा है वो एक साथ स्क्रीन पे आया। इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता था, पहले को स्विच ऑन किया, दूसरे को स्विच ऑफ किया, फिर पहले को स्विच ऑफ किया, दूसरे को स्विच ऑन किया। तो वैसा नहीं है। द लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेस इज फॉलिंग, इज इंसिडेंट साइमल्टेनियसली। कहाँ पे? ऑन द स्क्रीन, राइट? तो अब व्हाट डू वी सी? देखो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था तो स्क्रीन का हर एक पॉइंट इक्वली ब्राइट था, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी।
When you have a single source of light, the screen is equally bright everywhere, मतलब यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म. बट व्हेन यू हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट, waves from two sources of light are falling simultaneously, मतलब at the same time on the screen. So what do we observe is, अब हमको screen uniformly bright नहीं दिखता. What do we see? We notice कि यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क एक्सेट्रा, राइट. तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. So what do we see when we have two sources of light? The light, मतलब energy from these two sources is falling on a screen. Then we see there are some points जहाँ पे light है वो bright दिखेगा. There are some points जहाँ पे light नहीं है वो dark दिखेगा. Remember, जब single source of light था तो क्या था? Uniform distribution. जब हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ लाइट था तो स्क्रीन का हर एक पॉइंट इक्वली ब्राइट था. लेकिन जब मेरे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, इसमें से भी एनर्जी आया, इसमें से भी एनर्जी आया, इन दोनों की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अब नाउ व्हाट यू विल फाइंड इज कि हर एक पॉइंट इक्वली ब्राइट नहीं है. इनफैक्ट देयर आर पॉइंट्स व्हिच आर ब्राइट, देयर आर पॉइंट्स व्हिच आर डार्क. तो जहां पे ब्राइट है उसको बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे डार्क है उसको बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे एनर्जी का हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे हमने लिखा था कल, रे ऑप्टिक्स डिफाइन किया था. डू यू रिमेम्बर रे ऑप्टिक्स कैसे डिफाइन किया था? डू यू रिमेम्बर? क्योंकि याद तो रहना चाहिए. वो याद होगा तो अगला टॉपिक समझेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. लुक, all the observed phenomena of light which are related only to the direction of light, like reflection, refraction, total internal reflection, etc., are studied under ray optics. वैसे ही all the observed phenomena of light which are related to redistribution of energy from sources of light is studied under topic called as wave optics. तो ये एक एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल भी है. दूसरा एग्जाम्पल को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. ये क्या है? इंटरफेरेंस. और दूसरा जो है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस जैसा ही कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली इंटरफेरेंस नहीं होता. उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट आ रहा है, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट है. दिस इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट. देन यू हैव सम पॉइंट्स, तो ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, रिमेंबर. देन यू हैव सम पॉइंट्स जहां पे लाइट पहुंचा ही नहीं, तो दे विल अपीयर डार्क. देन देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे लाइट पहुंचा तो है लेकिन लेस अमाउंट ऑफ लाइट हैज रीच्ड, तो दैट विल अपीयर फेंट. दोनों साइड पे. फिर वापस से उसके बाद ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे लाइट है ही नहीं. फिर वापस ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे लाइट है लेकिन क्या है? कम लाइट है. तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन इंटरफेरेंस में जहां जहां पे ब्राइट है इक्वली ब्राइट है. जितना ब्राइटनेस यहाँ पे उतना ही ब्राइटनेस यहाँ पे, राइट. ऊपर से ब्राइट या डार्क जो भी हमारे पास यहाँ पे ब्राइट रीजन बना या डार्क रीजन बना, सबका विड्थ क्या है? सेम है. सबका विड्थ क्या है? इक्वल है. लेकिन इन द सेकेंड केस, बाय द वे, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन के केस में सेंटर पे सबसे ज्यादा ब्राइट है और सेंट्रल ब्राइट का विड्थ इज मोर कंपेयर टू अदर रीजन्स. उसके बाद देयर इज नो लाइट. फिर लाइट है लेकिन कंपेयर टू सेंटर कम है. फिर लाइट नहीं है. फिर लाइट है लेकिन अब और भी फेंट है. तो विथ डिस्टेंस लाइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. मतलब ब्राइटनेस इज डिक्रीजिंग, राइट. तो यहाँ पे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. तो ऐसे जो ऑब्जर्व फेनोमेना है जिसमें हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ऑल ऑफ दिस फेनोमेना विल बी स्टडीड अंडर वेव ऑप्टिक्स.
और बेस्ट एग्जांपल मे बी यू हैव सीन, अभी बारिश के दिन भी है तो कभी होगा, इफ यू आर वॉकिंग, चलते चलते रास्ते में नीचे ध्यान गया तो कुछ कलरफुल पैटर्न दिखते हैं, देखा है कभी रेनबो टाइप कलरफुल पैटर्न, और वो होता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये सारे जो ऑब्जर्व फेनोमेना है दीज आर स्टडीड अंडर वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स हमको 12th में देखना है, एज आई मेड इट वेरी क्लियर। तो याद रखना, सिर्फ डिफरेंस याद रखना, ये सब होता है ओनली टू टेल यू, ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वे ऑप्टिक्स में क्या आएगा, वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा, पार्टिकल नेचर में क्या आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑब्जर्व फेनोमेना, ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट, like interference, diffraction, etc. और भी है इसमें, but we will just mention two: interference, diffraction, etc. which involves redistribution of energy। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारे पास दो सोर्सेस थे, एक सोर्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरे सोर्स का भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों मिक्स होकर क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गए, है ना। हमारे पास, हम करते हैं ना ऐसा नॉर्मली, शरबत बनाते वक्त क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, फिर नींबू का रस लेते हैं, नींबू के रस को मिक्स करते हैं, नींबू का रस का एक कॉन्सेंट्रेशन है, पानी का अलग कॉन्सेंट्रेशन है, मिक्स करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर क्या हो गया, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पानी और नींबू, लेमन जूस दोनों का मिक्सचर, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी एक सोर्स ऑफ लाइट का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरे सोर्स ऑफ लाइट का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, दोनों एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मिक्सिंग है, तो क्या बोले वो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो एक कंडीशन है, यहाँ पे दो सोर्सेस लगने ही वाले हैं, दैट्स इट, दिस इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी। रे ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, रे ऑप्टिक्स में सिंगल सोर्स है, डन हो गया काम। तो ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, diffraction, etc., which involves redistribution of energies from two sources। वैसे एक्चुअली टू और मोर सोर्सेस, लेकिन हमारे लिए टू सोर्सेस तक ही है सिलेबस में। फ्रॉम टू सोर्सेस is studied under wave optics, is studied under wave optics। तो ये सारा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, जस्ट बाय पैटर्न यू कैन एक्चुअली मेजर थिकनेस ऑफ योर हेयर। अभी हेयर का थिकनेस और इसका क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, कि अगर आपको सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो, आपको स्मॉल डिस्टेंस यूज मेजर करना है तो आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हो, अगर आपको उससे भी स्मॉल मेजर करना है तो आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करते हो, अगर आपको उससे भी कुछ स्मॉल मेजर करना है तो आप स्पीरोमीटर यूज करते हो, अगर आपको उससे भी कुछ स्मॉल मेजर करना है तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है विच कैन हेल्प यू आउट टू मेजर। फिर हम क्या करते हैं, लाइट, यही लाइट, लेजर लाइट। सपोज मुझे मेरे हेयर का थिकनेस मेजर करना है, राइट, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं हेयर को टाइट पकड़ूंगा और उस पर लेजर लाइट शाइन करूंगा, तो लेजर लाइट शाइन करने के बाद ऐसा एक पैटर्न बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके एक फॉर्मूला यूज करके यू कैन एक्चुअली मेजर व्हाट इज द थिकनेस ऑफ हेयर, राइट। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, वी विल स्टडी दैट इन 12th। तो फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है। देन उसके बाद अब लाइट से रिलेटेड और भी कुछ फिनोमेना है जो ना रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स ये दोनों के दोनों लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं, और मैंने आपको बताया था लाइट का ड्यूअल नेचर है, light behaves as wave in some cases and it behaves as particle in some cases। तो क्योंकि अब ऐसे कुछ फेनोमेना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट होता है, मतलब फोटोन, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइट, एज सुन एज लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यहां से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कमिंग आउट, so there is emission of electron due to photons। कौन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फोटॉन्स।
तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So emission of electrons from the surface of metal due to photons is called as photoelectric effect. अब ये जो photoelectric effect है, it cannot be explained on the basis of ray optics, it cannot be explained on the basis of wave optics. क्यों? क्योंकि यहाँ पे light as a wave behave ही नहीं कर रहा. तो you should remember, एक चीज बहुत क्लियर समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कब होगा? रिमेंबर, ये मेटल था, मेटल के अंदर कौन है? एटम. एटम्स ही होंगे ना. एनी मेटल, एनी रॉड ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड ऑफ एटम. तो यहाँ पे एटम है, और एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, मतलब किसी तो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री होके इमिट हुआ होगा. हर एक एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है. किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना. इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा? कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया. अपने आप छोड़ेगा, क्या लगेगा? एनर्जी. एनर्जी कहां से आएगा? कोलिजन से. कोलिजन हो रहा है किसका? फोटोन का. फोटोन का कोलिजन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ. और एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफर. किसके एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? फोटोन का. किसको हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और वो बाहर आ गया. राइट. लेकिन कोलिजन ये वेव का प्रॉपर्टी ही नहीं है. वेव्स डू नॉट कोलाइड. कोलिजन किसका होता है? पार्टिकल का. तो इस केस में जो लाइट था, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. तो हम रे या वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी अप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पे. तो कुछ ऐसे ऑब्जर्व फेनोमेना है, जैसे इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक है जिसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट. वो आपको सिलेबस में नहीं है. उसमें स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है. मैं सिर्फ बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है. हमारे पास एटम्स है. एटम में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है. हमारे पास फोटॉन्स है. फोटॉन्स विल कम, दे विल चेंज देयर डायरेक्शन. तो चेंज ऑफ डायरेक्शन को बोलते हैं स्कैटरिंग. तो यहाँ पे फोटॉन का इंटरैक्शन हुआ किसके साथ? एटम के साथ. फोटॉन का इंटरैक्शन एटम के साथ होने की वजह से फोटॉन का डायरेक्शन चेंज हुआ. तो फोटॉन में क्या हुआ? स्कैटरिंग. राइट. करेक्ट. एटम के साथ इंटरैक्शन के बाद फोटॉन का डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैटरिंग. लेकिन स्कैटरिंग इट इज ओनली फॉर पार्टिकल. राइट. तो दैट इज व्हाई लाइट हियर इज बिहेविंग लाइक पार्टिकल. तो जो तीसरा कैटेगरी था, थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट. तो लाइट के जितने भी ऑब्जर्व फेनोमेना है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, in which you talk only about direction of ray, direction of wave. Wave optics, in which you talk about energy. और नंबर 3 जिसमें हम बात करते हैं, हम वेव को वेव, लाइट को वेव ट्रीट ही नहीं करते, हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ पार्टिकल. तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो some observed phenomena like some observed phenomena of light like photoelectric effect, like photoelectric effect, like Compton effect, etc., etc., cannot be explained on the basis of ray optics and wave optics. मतलब cannot be explained by treating light as wave, by treating light as wave. In such cases, light behaves like a particle. Light behaves like a particle. गुड. तो ये तीन कैटेगरी है. इन तीन में से 11th में हमको सिर्फ पढ़ना है रे ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर विल बी फॉर 12th. और ये तीनों ही टॉपिक नीट जेई के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है. तो तीनों के तीनों पता होने चाहिए अच्छे से. तो हमारा फोकस 11th में होगा
on ray optics. So we will start with basics of ray optics. Good. तो हमेशा हमेशा ब्रेन मैपिंग करते चलो. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन मैपिंग? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन मैपिंग? एक ट्री डायग्राम बनाओ. ऑप्टिक्स मतलब ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट, रे, वेव एंड पार्टिकल नेचर. अब रे में भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, तो वन बाय वन वी विल सी. लेकिन ये जो रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स है, ये जब हम स्टडी करते हैं तो वी स्टडी रे ऑप्टिक्स अंडर 4 फंडामेंटल लॉज. तो हमको आज स्टार्ट करना है पहले रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो रे या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पूरा थ्योरी. अब इसमें क्या क्या सीखना है पहले वो समझ लो. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में हमको देखना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म थ्योरी. तो 3 मेन टॉपिक्स आएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म थ्योरी. रिफ्लेक्शन में वापस 2 टाइप है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में वापस 2 टॉपिक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हमेशा हमेशा एक चीज दिमाग में रहना चाहिए, दैट इज यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया. तो लोग इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर आप इंट्रोडक्शन ही छोड़ दोगे तो फिर मतलब ही नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया. तो सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट में 3 टाइप थे. इसमें से 3 टॉपिक थे, इसमें से 2 टॉपिक जो है, 2 टॉपिक दे कम फ्रॉम वेव नेचर. वेव नेचर, तो 2 टॉपिक आते हैं वेव नेचर से, एक है पार्टिकल नेचर से. यू हैव वेव नेचर ऑफ लाइट. अब वेव नेचर ऑफ लाइट में 2 सब टॉपिक है. कौन से 2 सब टॉपिक है? एक है वेव ऑप्टिक्स, एक है रे ऑप्टिक्स. तो वन इज वेव ऑप्टिक्स एंड अदर इज रे ऑप्टिक्स. और एक है पार्टिकल नेचर. तो पार्टिकल नेचर ही रहेगा, ये आएगा पार्टिकल नेचर. इसका डिटेल स्टडी 12th में है, तो वी विल नॉट सी नाउ. यहाँ पे यू हैव 2 कैटेगरीज, एक है वेव ऑप्टिक्स, ये भी 12th में है, एक है रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में वी टॉक ओनली अबाउट डायरेक्शन ऑफ लाइट. रे ऑप्टिक्स में फर्दर हमको पढ़ना है, क्या क्या देखना है, हमको देखना है रिफ्लेक्शन, हमको देखना है रिफ्रैक्शन, और हमको देखना है प्रिज्म थ्योरी. प्रिज्म थ्योरी में डिस्पर्शन भी आ जाएगा, राइट. प्रिज्म थ्योरी. रिफ्लेक्शन में फर्दर क्लासिफिकेशंस है. रिफ्लेक्शन में वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. व्हाट डू मीन बाय प्लेन मिरर? सुबह सुबह तैयार होने के लिए जिस मिरर के सामने आप खड़े रहते हो उसको बोलते हो प्लेन मिरर, राइट. तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. फिर आएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड मतलब स्फेरिकल मिरर. अब ये जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर है, इसमें 2 टॉपिक और है. एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर. और रिफ्रैक्शन में भी यू हैव रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस एंड फ्रॉम 2 कर्व सरफेसेस, डबल कर्व सरफेस. डबल कर्व सरफेस को बोलते हो लेंस. क्या बोलते हो? लेंस. तो यहाँ पे भी 2 टाइप है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस एंड फ्रॉम डबल सरफेस, मतलब क्या? लेंस. तो ब्रीफली this is the idea behind ray optics. ओके, यहाँ तक क्लियर? गुड. तो यहाँ तक का ट्री क्लियर है. तो अब रे ऑप्टिक्स में पहला पार्ट कौन सा? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या प्रिज्म थ्योरी हो, पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज. तो देयर आर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स. तो पहले वो पता होना चाहिए. तो देयर आर 4 फंडामेंटल लॉज. 4 fundamental laws on which ray optics is based. On which ray optics is based. इसमें सबसे पहला लॉ है
कैन यू टेल मी, ये यहाँ पे मैंने लेजर लाइट पॉइंट कर रहा हूँ मैं, तो ये जो लेजर लाइट है, जो लाइट है, इज इट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? यस, तो ये पहला लॉ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट कंडीशन है इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। तो होमोजीनियस मतलब क्या, तो वो भी देखेंगे, आइसोट्रोपिक मतलब क्या वो भी देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा एक्सप्लेन व्हाट इज होमोजेनियस मीडियम, नो वन विल आस्क यू, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, light travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium, and isotropic medium। तो अभी होमोजेनियस का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास ग्लास है, आई हैव अ ग्लास, सम मीडियम, सम मटेरियल, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब मीडियम जिसमें से लाइट ट्रैवल हो रहा है। होमोजेनियस मतलब जब मीडियम के प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम हो। होमोजेनियस मीडियम इज अ मीडियम इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम एवरीवेयर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक रीजन, और मैंने यहाँ पे लिया दूसरा रीजन, मैंने इसी मीडियम में लिया तीसरा रीजन, इन तीनों में डेंसिटी है सेम। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, उसको बोलते हो डेंसिटी। तो ये एक ऐसा मीडियम है, उस मीडियम में कहीं पे भी चेक करोगे तो प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, इज द सेम। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। इन शॉर्ट, ऐसे मीडियम में हर जगह पे मटेरियल का हर एक प्रॉपर्टी सेम होता है। हर एक मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटल अलॉय है, यू नो व्हाट इज अलॉय? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। जब मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो परसेंटेज की बात होती है कि पहले मेटल का कितना परसेंटेज, दूसरा कितना परसेंटेज। अगर इस रीजन में एक्स मेटल का 20% है और वाई मेटल का 80% है, तो दूसरे रीजन में भी एक्स का 20% होना चाहिए और वाई का 80% होना चाहिए। मतलब इवन कंपोजिशन इज सेम। ऐसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मीडियम इज अ मीडियम इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर। तो homogeneous medium is a medium in which properties of the medium are same everywhere. Properties of the medium are same everywhere. पूरे मीडियम में जहां पे लाइट ट्रेवल कर रहा था, वहां पे कहीं पे भी चेक करोगे तो प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, प्रॉपर्टीज लाइक कंपोजिशन, ये सब क्या होगा? सेम होगा, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, मैंने बार बार लेजर लाइट चालू किया, यहाँ पे दिखाया, फिर यहाँ पे दिखाया, तो उसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि लाइट जब एयर से ट्रैवल कर रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लाइट का स्पीड रहेगा सेम, राइट? तो जब मीडियम के प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होते, उसको बोलते हो आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब रिलेटेड टू डायरेक्शन, राइट? तो आइसोट्रोपिक means properties of the medium are same in all directions. Properties of the medium are same in all directions. यहाँ तक क्लियर? कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, फिर आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से होमोजीनियस, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मीडियम है, ओके, लेट अस से कि यहाँ पे दो रीजन ऐसे हैं जिसपे डेंसिटी सेम है, कंपोजिशन सेम है,
करेक्ट। लेकिन मैं जब डायरेक्शन वाइज देखता हूँ तो दूसरे साइड में डेंसिटी भी अलग है और कंपोजिशन भी अलग है। तो हो सकता है कि डायरेक्शन वाइज भी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है। ओनली अलोंग जेड डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर सेम एंड एक्स एंड वाई में सेम नहीं है, लेकिन कंपोजिशन सेम है, राइट। तो अ मीडियम कैन बी होमोजेनियस बट इट मे नॉट बी आइसोट्रोपिक। अ मीडियम मे बी इट इज आइसोट्रोपिक बट इट इज नॉट होमोजेनियस। यहाँ तक क्लियर। तो ये पहला फंडामेंटल लॉ है, जब तक मीडियम होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, लाइट विल नॉट बेंड, स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही। जब तक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते मीडियम के तब तक इट विल कीप ऑन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, सपोज मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग रेज है। ये एक सोर्स से रे है और एक दूसरा रे है जो दूसरे सोर्स से आ रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग। तो टू इंटरसेक्टिंग रेज डू नॉट अफेक्ट देयर पाथ। मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो किया लेकिन एक दूसरे के पाथ पे कोई भी चेंज नहीं किया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बहुत काम की चीज है, काम में आएगा आगे। तो हर एक बेसिक चीज पता होना चाहिए। टू और मोर रेज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ्स। तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरसेक्ट हुआ तो पहले ने दूसरे का पाथ चेंज कर दिया, राइट। रे ऑप्टिक्स, रे मतलब कौन, वेव। तो कौन सा नेचर है, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में ऐसा नहीं होता। यू आर अ पार्टिकल, आई एम अ पार्टिकल, ऑल ऑफ अस आर पार्टिकल्स। इमेजिन हम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इन केस ऑफ रे रेस, if you have two or more rays, they can intersect each other without affecting their paths. So two or more rays can intersect each other, without affecting their paths, without affecting their paths. नंबर 3 में तीसरे लॉ में फर्दर दो लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 4 फंडामेंटल लॉज में जो तीसरा लॉ है वो खुद एक लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो दो पॉइंट्स है, इसमें दो लॉज है। नंबर 1, रिफ्लेक्शन की जब बात करोगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। जिस मीडियम से वेव आया वो सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करते हैं हम लोग, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ओ पॉइंट पे। तो हम हमेशा नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ऐसा नहीं होगा लाइट इंसिडेंट ओ पॉइंट पे हो रहा है तो नॉर्मल वहां ड्रॉ कर रहे हो, तो दैट इज यूजलेस थिंग। ये याद रखना, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये कौन है, नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence are all in the same plane. They lie in the same plane. What do you understand by lie in the same plane? For example, plane मतलब 2 डायमेंशन है, याद रखो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्सिस फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको जिसको जो बोलना है बोल सकते हो। आप इसको वाई बोल दो, ये जेड हो जाएगा फिर, राइट। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। जब मैंने बोला द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, मतलब क्या, अगर इंसिडेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट रे है, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे है, एक्स जेड प्लेन में है। नॉर्मल कहाँ पे है, एक्स जेड प्लेन में है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट
आपने लिया एक्जेक्ट प्लेन में, रिफ्लेक्टेड लिया आपने एक्जेक्ट प्लेन में, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया वाईजेड प्लेन में। तो वैसा नहीं है, तो तीनों के तीनों किस में होना चाहिए, सेम प्लेन में। तो ये पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहाँ ड्रॉ किया नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एंड नॉर्मल ड्रॉन at the point of incidence, at the point of incidence lie in the same plane। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे, तीनों एक्स जेड में होंगे या तीनों वाई जेड में होंगे या तीनों तीनों एक्स वाई में होंगे। यहाँ पे क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। एयर से आया एयर में गया, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। बट इमेजिन मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ पे एयर रखा है, यहाँ पे मैंने वाटर फिल कर दिया, आई हैव यहाँ पे मैं वाटर डाल दिया, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने का कंडीशन क्या है, द रिफ्लेक्शन इज इन सेम मीडियम। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, हम सारे के सारे एंगल मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। हमने एंगल कहाँ से मेजर किया, नॉर्मल से, मतलब किससे, वर्टिकल से। यहाँ पे हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस मेजर नहीं करते, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो थर्ड लॉ जो था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड पार्ट था, उसको कैसे बोलोगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, is equal to the angle of reflection provided reflection is in same medium, provided reflection is in same medium। एयर से आया एयर में गया, वाटर से आया वाटर में गया, केरोसिन से आया केरोसिन में गया, ग्लास से आया ग्लास में ही गया। तो ये सारे के सारे केसेस है जिसमें सेम मीडियम में लाइट जा रहा है, करेक्ट। और लास्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स 4 फंडामेंटल लॉज को फॉलो करता है, 4 फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है। पहला लॉ था रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। दूसरा था टू रेज और मोर रेज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ, विदाउट चेंजिंग पाथ ऑफ ईच अदर। तीसरा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें 2 लॉ थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। अब जब रिफ्रैक्शन आपने बोला तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मीडियम चेंज होगा, लाइट विल चेंज इट्स मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, एयर से ट्रेवल कर रहा था, फिर एक ग्लास का सरफेस आया, उस पर इंसिडेंट हुआ और ये हो गया रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट मतलब बेंड होना, डायरेक्शन चेंज होना। आपको पता होना चाहिए जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, एक बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये हो गया बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी आर यूज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी आर यूज करेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं हम तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही देख रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता, दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी होता है। तो लाइट आया और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी पार्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ।
तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ थीटा 2, इसको बोलेंगे थीटा 2, और जो ऊपर एंगल बना उसको बोलेंगे थीटा 1। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्यों बोला, रिमेम्बर बाय डिफॉल्ट, और ये नोटेशन कम से कम आपको मेरे क्लास में फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज आगे जाके इतना कंफ्यूजन होता है 1 क्या 2 क्या। तो याद रखो, जितना अगर आपको रे ऑप्टिक्स सिंप्लीफाई करते आए उतना कर लो, स्टार्टिंग से ही कर लो, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओरिजिनली, इनिशियली लाइट जिस मीडियम में था, फॉर एग्जाम्पल ये लेजर लाइट है, ये एयर में ट्रेवल कर रहा है, फिर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, फिर वो ग्लास स्लैब के अंदर गया, तो ओरिजिनल कौन से मीडियम में था, एयर में। तो जो इनिशियल मीडियम था उसको मैं हमेशा मीडियम नंबर 1 बोलूंगा, ऑलवेज। तो इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, air is medium number 1 and glass is medium number 2. If light is going from air to water, air is medium number 1 and water is medium number 2. If air is going from water to glass, water is medium number 1 and glass is medium number 2. ये पहला रूल थ्रू आउट रे ऑप्टिक्स, जेई नीट हो, स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी हो, ऐसा ही करना है। उल्टा भी हो सकता था, यहाँ पे रे टॉप से बॉटम जा रहा है, टॉप से बॉटम, तो टॉप मीडियम 1 बॉटम मीडियम 2, उल्टा भी हो सकता है मैंने ग्लास स्लैब के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, अब लाइट इज कमिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन लाइट शुरू कहाँ पे हुआ, बॉटम, मतलब ग्लास में, तो ग्लास बन जाएगा मीडियम 1 और एयर बन जाएगा। तो देखो, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हेड, करेक्ट है, अवे जा रहा है, राइट, गुड। तो बाय डिफॉल्ट कम से कम मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो नोटेशन यूज करता हूँ, चाहे लाइट टॉप से बॉटम आए, बॉटम से टॉप जाए, जिस मीडियम से लाइट स्टार्ट हुआ उस मीडियम को मीडियम 1 ही बोलना है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हुआ उसको मीडियम 2 ही बोलना है, राइट। दूसरा, यू मस्ट नो कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। एयर में 3 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸, वाटर में कुछ और, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। आई होप कि मैंने कोई जोक नहीं किया, यू आर लाफिंग, डू आई लुक लाइक अ जोकर, आई डोंट थिंक सो। ध्यान दो यहाँ पे, कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, दैट वी डिफाइन विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। आई विल यूज म्यू, क्योंकि एन कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन होता है, एन फ्रीक्वेंसी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वेल आई विल यूज म्यू। तो म्यू हमको क्या बताएगा, हमको बताएगा कि गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। हम डिटेल में बाद में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने ही वाले हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, म्यू is a physical parameter which tells you what is the speed of light in a given medium, right? तो अगर पहला मीडियम है तो म्यू 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और दूसरा मीडियम है तो म्यू 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ था, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ था, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane, वैसा ही यहाँ पे है, the incident ray, the refracted ray, अभी reflected नहीं, अभी कौन, refracted ray। तो सेम, सिर्फ रिफ्लेक्शन की जगह पे क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन। सेम, the incident ray, the refracted ray, that's it, the incident ray, the refracted ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane। वापस से वही, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सबके सब एक ही प्लेन में है, तीनों के तीनों एक्स वाई में, तो तीनों एक्स वाई में, तीनों एक्स जेड में, तीनों एक्स जेड में। नंबर 2, जैसे आपने नंबर 2 में क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा जो लॉ था वो आपको रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का।
वैसे ही यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ आपको बताता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, कौन है एंगल ऑफ इंसिडेंस? थीटा वन की थीटा टू, थीटा वन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है? थीटा टू। तो जो सेकेंड लॉ है इट विल टेल यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So the relation between angle of incidence, angle of incidence and the angle of refraction, is given by Snell's law, राइट। मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स को सिंपल करने के लिए आई हैव मेड सम रूल्स, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जहां +4 मिलना चाहिए वहां पे -1 हो जाएगा। तो तीसरा रूल इन द लिस्ट, पहला रूल क्या था? जिस सोर्स से लाइट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? मीडियम वन, ऑलवेज मीडियम वन, बराबर। जिसमें जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मीडियम टू, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज μ2, करेक्ट। रूल नंबर 2, 3 जो भी होगा, स्नेल्स लॉ अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, हमको वैसा नहीं याद रखना। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही याद रखना। क्यों? समझाऊंगा वाई। देखो स्नेल्स लॉ में एक चीज याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम वन। मीडियम वन में एंगल कितना था? थीटा वन, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम टू। μ1 sin थीटा वन इक्वल टू μ2 sin थीटा टू। ये स्नेल्स लॉ, इसको ऐसा याद रखना है। अब कुछ बुक में क्या करते हैं, वो बोलते हैं मीडियम वन इज एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो मीडियम वन मतलब μ1 को क्या कर दिया? 1। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल दिया आई, तो साइन आई। μ1 इज 1, साइन थीटा वन कितना है? आई। μ2, अब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो बचा कौन? एक। कौन बचा? दूसरा। अब μ2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो वो क्या लिखेंगे? वो लिखते हैं म्यू। वो बोलेंगे जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो मैं μ1 μ2 यूज ही क्यों करूंगा, इसको 1 लिखूंगा, उसको क्या बोलूंगा? म्यू। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लिखते हैं आर, साइन आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं, क्या है? तो दे विल राइट डाउन म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन आगे जाके देखोगे इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर बोल दिया तो गए गए काम से। जेई नीट के क्वेश्चंस में गड़बड़ ही गड़बड़ रहेगा। तो डू नॉट टेक इट लाइक दिस, μ1 साइन थीटा वन इक्वल टू μ2 साइन थीटा टू। इसका एडवांटेज भी है। सपोज मेरे पास 3-4 मीडियम है। सपोज मेरे पास मीडियम नंबर 1 था, जैसे मेरे पास ग्लास है, राइट। सपोज मेरे पास और एक मीडियम था, सपोज मैंने ग्लास के ऊपर पानी डाल दिया, ये एक मीडियम बन गया। होता है ना? होता है कि नहीं? हाँ, यस। स्विमिंग टैंक में नीचे एक ग्लास का स्लैब छोड़ दिया, तो नीचे ग्लास, उसके ऊपर क्या? पानी। सपोज मैंने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, ऑयल। क्योंकि आपको पता है ऑयल इज रेयरर कंपेयर टू वाटर। ऑयल ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। ऐसे 3 मीडियम है, और उसके ऊपर क्या है? एयर है, राइट। ऊपर क्या है? एयर है। लाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ? एयर से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? एयर से, राइट। तो एयर हो गया मीडियम नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, उसकी वैल्यू तो 1 ही आती है, वैसे डजंट मैटर, इट इज 1, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
एयर टू ऑयल, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर ये सेकंड मीडियम में गया, सेकंड मीडियम था ऑयल, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था -2, बराबर। फिर वापस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। Now again light is going from oil to water, मतलब again rarer to denser, क्योंकि water is denser compared to oil, it will bend further towards normal। फिर वापस से ये आ गया मीडियम 3 में, मीडियम 3 था वाटर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था μ3। नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर कंपेयर टू वाटर, इट विल बेंड फर्दर टुवर्ड्स नॉर्मल, बराबर। अब पहली बात तो मैं आई और आर यूज करूंगा, तो कितने आई यूज करोगे, सो मेनी एंगल्स, तो इसको बोल देंगे θ1, इसको बोल देंगे θ2, और पता होना चाहिए ये θ2 तो ये भी क्या है, θ2 है, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, ये θ3 तो यहाँ पे भी θ3, फिर θ4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बोला अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द सरफेस ऑफ मीडियम 2 and 3, बोलो अभी साइन आई बाय साइन आर, हो गया कंफ्यूजन चालू। एक से ज्यादा मीडियम जब रहेंगे तो फिर वो साइन आई बाय साइन आर कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। मैंने बोला अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस, एट द सरफेस, व्हाट इज इंटरफेस, अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम इज कॉल्ड एज इंटरफेस। फॉर एग्जांपल लेक में आप वाटर देखते हो, वाटर का जो ऊपर का सरफेस होता है वो क्या होता है, इंटरफेस, क्योंकि वो एयर को और वाटर को सेपरेट कर रहा है, तो क्या हो गया वो इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, तो उस ग्लास का जो ऊपर का सरफेस है वो क्या है, इंटरफेस, क्योंकि वो एयर को और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। तो सिमिलरली मैंने जब बोला अप्लाई स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, इंटरफेस मतलब व्हाट इज इंटरफेस हियर, इंटरफेस हियर इज दिस, because it is separating medium 2 which is oil and water। अगर मैंने बोला apply Snell's law at the interface of medium 3 and 4, तो कौन, ये, because it is separating water from glass। तो अब जब स्नेल्स लॉ लगाना है तो ये रूल ज्यादा इजी है। रिफ्रैक्ट कहाँ अप्लाई करना है, इंटरफेस ऑफ 2 and 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 मतलब θ2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 3 इक्वल टू μ4 sin θ4 इक्वल टू μ5 sin θ5 इक्वल टू μ6 sin θ6। जितने मीडियम आएंगे चलते जाओ। तो जब ऐसा आता है आपको पता होना चाहिए μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3 इक्वल टू μ4 sin θ4। जब ऐसा आता है तो आप लिखते हो प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, करेक्ट। तो टेक्स्ट बुक में या बाकी बुक्स में स्नेल्स लॉ आपको बताएंगे म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, हमको वैसा याद रखना है क्या, नहीं याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, क्लियर। तो यहाँ पे भी दो रूल्स थे। रूल नंबर वन, reflected, sorry, incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane, angle of incidence and angle of refraction are related by Snell's law which is given by μ1 sin θ1 equal to μ2 sin θ2। अब ये जो चार लॉज है एज आई टोल्ड यू, ये रे ऑप्टिक्स का बेस है, फाउंडेशन है। घर बनाते वक्त भी हम कॉलम डालते हैं ना, कॉलम, वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है, उस पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। तो जिनको ये चार लॉ समझे हैं और याद है, तो आने वाला जितना भी रे ऑप्टिक्स है वो सबका सब इस पे बेस्ड है। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने बताया था रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म थ्योरी। फिर मैंने बताया था रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डबल सरफेस दैट इज लेंस, राइट। अब जब भी हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या सीखना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क। फिजिक्स नहीं समझ में आता तो रीजन ये है
ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे हैं बिना सोचे। करना क्या है, करना क्या है, लेंस हो या मिरर हो, अल्टीमेटली हमको इमेज फॉर्मेशन सीखना है। क्या करते हो, सुबह सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े रहते हो, किसको देखते हो? खुद को, मतलब खुद को किसको, खुद की इमेज को देखते हो। तो अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न अबाउट इमेज फॉर्मेशन। अब लर्न अबाउट इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या? ये जो आपके घर में मिरर है वो प्लेन मिरर है। उस केस में अगर आपने नोटिस किया होगा तो नॉर्मली, नॉर्मली, मैं नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं। नॉर्मली उस केस में जो आपका साइज है, आप ऑब्जेक्ट हो, आप जिसको देख रहे हो वो इमेज है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होता है। लेकिन अगर आप किसी फन पार्क में गए हो या म्यूजियम में गए हो, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं जिसमें आपका इमेज आपके साइज से बड़ा है, आपका इमेज आपके साइज से छोटा है। बराबर। दूसरा, जब आप घर में मिरर के सामने खड़े हो तो नॉर्मली मिरर से आपका जितना डिस्टेंस है, आप मतलब ऑब्जेक्ट, उतना ही इमेज का डिस्टेंस दिखता है। राइट। मतलब यहाँ पे इमेज इज ऑफ सेम साइज, यस, इमेज इज ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस। अगर आप 15 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी आपको 15 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। लेकिन ऐसे भी मिरर होते हैं, यू आर स्टैंडिंग एट 15 सेंटीमीटर बट इमेज अपीयर्स टू बी एट 100 सेंटीमीटर। ऐसा भी होता है, दूर दिखता है, लगता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है ना। यू आर स्टैंडिंग एट 15 सेंटीमीटर बट इमेज अपीयर्स टू बी एट 5 सेंटीमीटर। और अगर आपके गाड़ी के साइड मिरर है, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। राइट, करेक्ट। तो ओवरऑल हमको इमेज फॉर्मेशन डिटेल में समझना है। इसमें एक चीज नोटिस की होगी, मैंने 2 बार यूज किया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कहीं से मेजर होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपके घर का डिस्टेंस क्या है, आपने बोल दिया 4 किलोमीटर। कहाँ से मेजर किया? यहाँ से मेजर किया। राइट। तो जब जब इमेज फॉर्मेशन, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी, तो द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सम पॉइंट। कहीं से तो मेजर करोगे। करेक्ट। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन के कंडीशंस है, दे आर बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। जैसे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, राइट। ऐसे 3-4 रूल है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट दैट आप डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से मेजर करते हो तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया। डू नॉट फॉरगेट, डिस्टेंस measured to the left of zero are negative and distance measured to the right of zero are positive. Do not forget distance measured above zero are positive and below zero are negative. तो अब जब हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिरर है। मिरर प्लेन भी हो सकता है, मिरर कर्व्ड भी हो सकता है, कर्व में कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स। राइट। अब यू शुड नो, ये जो मेरे पास कर्व्ड मिरर है, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो कॉन्केव, बल्ज इनसाइड इज कॉन्केव। इसी मिरर को मैं दूसरी साइड से देखता हूं तो कॉन्वेक्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स डिपेंड करेगा व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर। अब मैं फिलहाल प्लेन मिरर की बात करता हूँ, आई विल ऑल्सो कीप दिस जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब जब आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो, किसका इमेज? ऑब्जेक्ट का। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखा होगा ना, कहीं तो रखा होगा। कहीं तो रखा होगा मतलब मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में भी रख सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को राइट में भी रख सकता हूँ। आई कैन कीप ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और राइट ऑफ द मिरर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट होगा वो कहां से कहां ट्रेवल करेगा? लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। करेक्ट।
अगर ऑब्जेक्ट को राइट में रखा तो रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये वापस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि अभी रेज लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है कि राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है। तो एज अ रूल हम पहला रूल बना देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रखेंगे लेफ्ट में। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में। तो इसका मतलब रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? इज दिस क्लियर? ध्यान दो, रे ऑप्टिक्स ऐसा है, एक पॉइंट छूटा तो गए गए गए। आंसर कहाँ नेगेटिव आना चाहिए था वहां पॉजिटिव आता है, आंसर सेम आता है। आना चाहिए था -20, आता है +20। एक सिंगल पॉइंट छूटा तो गए, क्योंकि यू आर, रिमेंबर, यू आर अटेंडिंग जेई नीट क्लासेस, इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टेट बोर्ड थ्योरी। एक सिंगल पॉइंट भी गया तो गए, रे ऑप्टिक्स गए। और अगर सब समझ में आया तो फिर इससे इजी और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा हैवी वेटेज, सबसे लेंथी टॉपिक है ये पूरे बुक का, 2 साल के बुक का। तो ये याद होना चाहिए आपको, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। इज नॉट कि आपको रट्टाबाजी करनी है, रट्टा से किसी रटते रटते बैठ गया, ऐसा 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 कुछ नहीं। समझ लो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? लेफ्ट में। तो रेस कहाँ से ट्रेवल करेंगे? कहाँ? लेफ्ट टू राइट। तो रूल नंबर 1, ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन, all the ray diagrams are drawn, with 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 rays traveling from left to right। ये है नोट्स या बुक के लिखने का तरीका। इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, बस खत्म। ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ मिरर। करेक्ट। नंबर 2, डिस्टेंसेस कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा। करेक्ट। अब अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम वापस से लेने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल फिलहाल क्योंकि मुझे कन्वेंशन बताने हैं तो पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर किससे बना? ये कॉनकेव मिरर एक स्फीयर से बना, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल क्यों बोलते हैं? रीजन है ना। इसका रीजन क्या है? सपोज मेरे पास एक स्फीयर था, मेरे पास एक स्फीयर था। इस स्फीयर का मैंने छोटा सा पार्ट कट कर लिया, राइट? क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसका पार्ट था? स्फीयर का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर। पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ जितना भी पार्ट है, इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, कौन है? लगभग यहाँ पे। इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। तो अब जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, कौन कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हम मेजर करेंगे इमेज का डिस्टेंस, हम मेजर करेंगे फोकस, फोकस भी डिफाइन करेंगे, हम मेजर करेंगे रेडियस। करेक्ट। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला डिस्टेंस कहीं से तो मेजर होगा ना। मैंने बोला बताओ नासिक का डिस्टेंस कितना? फिर आप बोलोगे कहाँ से मेजर कर रहे हो, हमारे सिटी से कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो, अलग अलग डिस्टेंस आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल। सिमिलरली ऑफ लेंस में जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। So in case of lens, all the distances are measured from optic center, and in case of mirror, all the distances are measured from pole. Remember this. तो ये सेकेंड रूल है, all the distances are measured from pole in case of mirror, and 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 optic center in case of lens। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास एक कॉन्केव मिरर था, इसका ये ऑप्टिक सेंटर है।
अगले जो दो रूल है, दो कन्वेंशंस है, वो जो रूल्स है उसको बोलते हैं कन्वेंशन। उसको लिखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद कैसे रखना। कुछ नहीं करना, ये जो पोल है ना इसको बना देना ओरिजिन। इसको क्या बनाओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन? 0 0, x 0 y 0, बराबर। पहला रूल क्या था? ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विद रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? वेरी गुड, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। आपको ये पता है रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, कैसे? और डिस्टेंस मेजर कहाँ से कर रहे हो? कहाँ से? पोल से। पोल मतलब कौन? ओरिजिन, करेक्ट। तो ओरिजिन के लेफ्ट में डिस्टेंस क्या आता है? नेगेटिव। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल are taken to be negative, are considered to be negative. All the distances measured to the right of pole are taken to be positive. All the distances measured above principal axis, आपको पता है ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हम डिफाइन बाद में करेंगे। A line passing through center of curvature, यहाँ पे center of curvature होगा, and the pole of a mirror is called as principal axis. All the distances measured above principal axis are taken to be, below principal axis are taken to be negative. Very good. तो ये चार कन्वेंशंस इफ यू नो, तो रे ऑप्टिक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो रूल नंबर 3, all the distances measured, all the distances measured measured to the left of pole, pole in case of mirror or optic center in case of lens, are taken to be नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि पोल को हमने क्या सेट किया है? ओरिजिन, राइट? नहीं, पोल को ओरिजिन मानोगे तब जाके ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे आएगा ना, मतलब 0 के लेफ्ट पे, मतलब कौन? नेगेटिव। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ पोल और ऑप्टिक सेंटर आर टेकन टू बी नेगेटिव, एंड डिस्टेंसेस टू द राइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। डिस्टेंसेस टू द राइट are taken to be positive. Last convention, all the distances measured above the principal axis, all the distances measured above the principal axis को मैं लिखता हूँ P dot A dot, principal axis are taken to be positive, and below are taken to be negative. तो यहाँ तक क्लियर? Yes, good. So we will continue with more in the next session.